हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसआई, पटवारी, संविदा, सीटेट और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर शब्द शक्ति थोड़ा सा कठिन हमें लगता है, लेकिन आप चिंता न करें, उसको हम बिल्कुल सरल अर्थ में आपको बताएंगे, जिससे जल्द से जल्द आपको समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं शब्द शक्ति। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है शब्द शक्ति। ठीक है, अब शब्द शक्ति किसे कहते हैं और इसके बाद फिर इसके प्रकार कितने होते हैं, ये इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अब यहाँ पर देखो कि शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर शब्द और शक्ति ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, मतलब शब्द में बड़ी शक्ति होती है। आ रहा समझ में? तो शब्द में जो शक्ति होती है उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। तो फिर इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो आपको परिभाषित देखो यहाँ पर कैसे करना है इसे। तो शब्द के अर्थ का, ठीक है, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये होती है शब्द शक्ति। ठीक है, अब ये कैसे हो जाता है ये देखो मैं बताता हूँ आपको। शब्द शक्ति कहलाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब कई तरह से अपन देखते हैं कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दी गई है, जो हमें थोड़ा सा याद करने में या समझने में कठिनाई होती है। तो आपको बिल्कुल सरल अर्थों में हमें ध्यान रखना है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो जिससे हमें शब्द का अर्थ पता चलता है, बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, तो शब्द शक्ति क्या है, तो शब्द का अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से, या सीधी सी बात है कि शब्द के अर्थ का बोध हमें जिस शक्ति से होता है वह शक्ति कहलाती है शब्द शक्ति। अब ये कैसे, तो शब्द में बहुत शक्ति होती है, और अगर ये शब्दों में शक्ति नहीं होती तो हम जो बातचीत करते हैं ये हमारी बातचीत नहीं हो पाती। जैसे शब्द में कैसे शक्ति होती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बादल फटने वाला है, अब बादल फटने वाला है, तो जैसे ही मैंने शब्द आपके सामने बोला तो आप तुरंत डर जाएंगे, डरेंगे कि नहीं डरेंगे? ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे शेर आने वाला है, तो जैसे मैंने आपसे कहा शेर, तो जैसे शेर शब्द सुनते हैं तो हमारे रोंगटे एकदम से खड़े हो जाते हैं। अब जैसे हम चिड़ियाघर में देखने जाते हैं तो जब तो हमें मज़ा आता है, लेकिन कहीं पर जंगल में अगर आप सुनेंगे कि शेर आया तो इतने में तो आपके सब रूह कांपने लगेगी। होता है ऐसा। तो शब्द में बहुत शक्ति होती है। तो यही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि शब्द के अर्थ का जो बोध कराने वाली शक्ति होती है तो उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में जो शब्द शक्ति होती है तो इसके बारे में किन किन विद्वानों का क्या क्या मत है, ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो हम सबसे पहले इसमें एक विद्वान का नाम आपको बताएंगे, जिसका नाम है चिंतामणि। ठीक है, तो आचार्य चिंतामणि क्या कहते हैं ये सुनिए। आचार्य चिंतामणि, ठीक है, आचार्य चिंतामणि, ठीक है, आचार्य चिंतामणि क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो सुन पड़े सो शब्द है और समझ पड़े सो अर्थ, ये इन्होंने कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो सुन पड़े या जो सुनाई पड़े सो, जो सुनाई पड़े सो शब्द है, सो शब्द है, और समझी पड़े सो अर्थ, समझी परे सो अर्थ, ये इन्होंने कहा है। ये किसने कहा, ये कहा है चिंतामणि ने। तो आचार्य चिंतामणि ने कहा कि भैया देखो, जो हमें सुनाई पड़े या जो हमें सुनाई देता है वह क्या है, शब्द है, और अगर हमें वह समझ में आ जाता है, अगर वह हमें समझ में आ जाता है तो क्या है, वही अर्थ है। ये इन्होंने कहा है, ये चिंतामणि का कथन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा सरल वाक्यों में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सुनाई देता है वह शब्द है, और जब हमें समझ में आ जाता है तो वह अर्थ होता है। तो शब्द का अर्थ
का बोध कराने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। यह भी इनका कहने का तात्पर्य था चिंतामणि जी का। अब इसके बाद में अगले विद्वान पर आते हैं आचार्य मम्मट, जो बहुत बड़े विद्वान हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आचार्य मम्मट क्या कहते हैं इसके बारे में। आचार्य मम्मट, तो आचार्य मम्मट ये 11वीं सदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, तो इनकी एक रचना होती है काव्य प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इनकी एक रचना थी जिसका नाम था काव्य प्रकाश। इस काव्य प्रकाश में इन्होंने क्या कहा, इनकी एक रचना होती है काव्य प्रकाश। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा कि शब्दार्थ शब्द शक्ति, ये इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने, शब्दार्थ, इन्होंने कहा कि शब्दार्थ शब्द, शब्दार्थ शब्द शक्ति, ये इन्होंने कहा, ये इनका वाक्य है। अब संस्कृत के विद्वान थे उस जमाने में ये, ठीक है, तो संस्कृत में लिखते थे ज़्यादा, तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ के संबंध की शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ये इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि भैया शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के संबंध की शक्ति को ही, शब्द और अर्थ के संबंध की शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं, ये इन्होंने कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आ रहा समझ में, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो किसी का कभी कथन पूछा जा सकता है कि चिंतामणि ने शब्द शक्ति के बारे में क्या कहा है, आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के बारे में क्या कहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो जो वाक्य मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के बारे में अपनी किस रचना में बताया था, इसके बारे में तो काव्य प्रकाश आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या कहा था शब्द शक्ति के बारे में, तो ये सेंटेंस आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि शब्दार्थ शब्द शक्ति, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में शब्द के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे, इसमें जो काव्य प्रकाश इनकी रचना होती है, तो काव्य प्रकाश रचना में इन्होंने शब्द के 3 भेद बताए थे, 3 प्रकार के शब्द इन्होंने बताए थे। अब ये 3 प्रकार के शब्द कौन से हैं, उनका अर्थ क्या है, और उन्हीं के आधार पर फिर जो शब्द शक्ति बनाई गई है वे कौन कौन सी है, ये देखिए इसमें। तो अगले विद्वान जो देखिए इसमें आचार्य मम्मट ने, तो इनकी जो रचना थी काव्य प्रकाश, इन्होंने शब्द के भेद बताए। तो शब्द के क्यों कितने भेद बताए, तो इन्होंने बताया कि शब्द के 3 भेद होते हैं। तो शब्द के 3 भेद कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें एक तरफ मैं लिख देता हूं यहाँ पर शब्द, और दूसरी तरफ उसका लिख देता हूं मैं अर्थ, और तीसरी तरफ मैं लिख देता हूं उसकी शक्ति। ठीक है, ये 3 मैं आपको बताता हूं, देखिए। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिखा इसमें शब्द, दूसरी तरफ उसका अर्थ, और तीसरी तरफ हमने लिखा उसकी शक्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वाचक शब्द, पहला हो जाता है वाचक शब्द। जो वाचक शब्द होता है, तो वाचक शब्द का अर्थ क्या होगा, तो वाचक का मतलब क्या हो जाता है, बोलने वाला। ठीक है, तो बोलने वाला, ये वाचक शब्द होते हैं। अब सीधी सी बात है कि वाचक मतलब होता है बोलने वाला, और बोलने मात्र से जब हमें समझ में आ जाए तो उससे हम क्या कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। तो इसी को फिर क्या कहा जाता है, तो इसी को फिर हम कहते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ वाच्यार्थ हो जाता है, इसी का अर्थ मुख्यार्थ हो जाता है। मुख्यार्थ मतलब जो मुख्य अर्थ के बारे में हमें बताता है, तो वही कहलाता मुख्यार्थ। इसी को और क्या कहते हैं, तो इसी को हम संकेतार्थ कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तो इसी को हम सरलार्थ कहते हैं। सरलार्थ का मतलब क्या हो जाता है, सरल अर्थ, उसे कहा जाता है सरलार्थ। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इतने शब्द आपको याद रखना है कि जो वाचक शब्द होते हैं इसके इतने अर्थ होते हैं। कौन कौन से, तो वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ, सरलार्थ। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसकी शक्ति कौन सी हो जाती है, तो इनकी शक्ति होती है अविधा शब्द शक्ति। इसकी शक्ति कौन सी हो जाती है, अविधा। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में आचार्य मम्मट ने दूसरा शब्द बताया लक्षक। दूसरा शब्द क्या बताया इन्होंने, तो
तो इन्होंने कहा कि दूसरे शब्द होते हैं लक्षक। अब जो दूसरे शब्द इन्होंने बताया, शब्द का दूसरा प्रकार बताया इन्होंने लक्षक, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या बताया इन्होंने। तो इसका अर्थ बताया इन्होंने लक्ष्य, मतलब ये कि जिन शब्दों को अर्थ हमें लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्राप्त होता है तो उसे लक्ष्य शब्द कहते हैं या उसे हम लक्ष्य कहते हैं। आ रहा समझ में। अब इसकी शब्द शक्ति क्या बताई इन्होंने, तो इसके शब्द शक्ति इन्होंने बताई लक्षणा। इसके शब्द शक्ति क्या बताई इन्होंने, तो इसके शब्द शक्ति इन्होंने लक्षणा बताई। फिर इसके बाद में तीसरे प्रकार के शब्द कौन से बताए इन्होंने, तो तीसरे प्रकार का शब्द इन्होंने व्यंजक बताया। ठीक है। अब जो व्यंजक शब्द है, तो व्यंजक शब्द का इन्होंने फिर अर्थ क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि जो व्यंजक शब्द होते हैं ये हमें व्यंग के रूप में प्राप्त होते हैं या ये हमें व्यंग्यार्थ प्राप्त कराते हैं। व्यंग्यार्थ आ रहा समझ में। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो व्यंग के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और इनसे व्यंग अर्थ हमें प्राप्त होता है। और जो लक्षक था तो इससे हमें लक्ष्य अर्थ की प्राप्ति होती है, और जो व्यंजक शब्द होते हैं इनसे हमें व्यंग या व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ ये अर्थ की हमें प्राप्ति होती है। तो कई बार अपन देखते हैं कि जैसे हम शब्दों को व्यंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किसी का मजाक उड़ाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को यहाँ पर व्यंजक शब्द कहा जाता है और इनका अर्थ क्या हो जाता है, व्यंग या व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ भी इसको कहते हैं हम। ठीक है। ये इतने अर्थ उसके हो जाते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा, व्यंजनार्थ। फिर इसके बाद में इसके शब्द शक्ति क्या होती है, तो इसकी शब्द शक्ति होती है व्यंजना। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर ये शब्द हैं और उसके बाद फिर इसके अर्थ हैं और उसके बाद फिर उसकी शब्द शक्ति है। तो ये बताइए किसने, आचार्य मम्मट ने। उनकी एक रचना है जिसका नाम है काव्य प्रकाश, उसमें इन्होंने बताया है। और ये आचार्य मम्मट ने ये कब बताया था कि शब्द के इतने प्रकार हो जाते हैं, इतने भेद हो जाते हैं, तो उन्होंने 11वीं सदी में ये बताया था। ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। ठीक है। अब इसमें देखिए फिर आगे, तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये बता गए कौन, आचार्य मम्मट। तो ये इन्होंने शब्द शक्ति के कितने भेद बताए थे, तो इन्होंने 3 भेद बताए थे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब इसमें शुरू करते हैं हम शब्द की शक्ति। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं। ठीक है। तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। जो शब्द शक्ति होती है इसके 3 भेद हो जाते हैं। इसके 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए इसमें पहला प्रकार, तो पहला प्रकार इसका कौन सा हो जाता है, तो शब्द शक्ति का पहला प्रकार होता है यहाँ पर अभिधा लक्षण, अभिधा शब्द शक्ति। पहला क्या हो जाता है, अभिधा शब्द शक्ति, और दूसरा प्रकार क्या हो जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरा क्या हो जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति। ऐसे इसके 3 प्रकार होते हैं। आ रहा समझ में। अब किसका अर्थ क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये इसमें अब हम शुरू कर रहे हैं। तो सबको 1 बाय 1 हम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं अभिधा को, फिर उसके बाद शुरू करेंगे लक्षणा को, और तीसरा फिर हम शुरू करेंगे व्यंजना को। तो अगर मैं आपको सरल शब्दों में तीनों का एक अर्थ बता दूं तो क्या क्या अर्थ हो जाता है इनका, ये देखिए। पहला अर्थ होता है अभिधा। तो अभिधा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिससे हमें वास्तविक अर्थ या मुख्य अर्थ प्राप्त होता है। इससे क्या होगा, हमें इससे हमें मुख्य अर्थ प्राप्त होगा। आ रहा समझ में। तो इसमें जो भी वाक्य होगा उसका हमें मुख्य अर्थ प्राप्त होता है। इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं होती। अगर हमने कहा कि मोहन मूर्ख है तो मोहन मूर्ख है, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में दूसरा हमने कहा कि लक्षणा। ठीक है। दूसरा हमने कहा लक्षणा। तो लक्षणा में क्या होगा, ये लक्षण के आधार पर शब्दों का अर्थ निकाला जाता है, तो उसे हम लक्षणा कहते हैं। मतलब बातों को इसमें घुमाकर प्रस्तुत किया जाता है, लोकोक्ति मुहावरे के माध्यम से बातों को प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब मैंने अभी पहले वाक्य में कहा यहाँ पर अभिधा में कि मोहन मूर्ख है, ये हमने सीधा सीधा अर्थ बता दिया, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं की आपको। अब मैं यहाँ पर इस लक्षणा में अगर बोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर लक्षणा में शब्दों का अर्थ कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लक्षण के आधार पर शब्दों को
प्राप्त किया जाता है, लक्षण के आधार पर अर्थ प्राप्त होता है, तो उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें बातों को सीधे सीधे कभी प्रस्तुत नहीं किया जाता, इसमें बातों को मुहावरे लोकोक्तियों के माध्यम से या घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर हमने अभिधा में आपको बताया कि मोहन मूर्ख है। अब हम यहाँ पर मोहन मूर्ख ना कहते हुए हम ये कहें कि मोहन तो गधा है। आ रहा समझ में, मोहन तो गधा है। अब मोहन तो गधा तो क्या पशु थोड़ी ना, वो क्या है, मूर्ख है। तो मूर्ख लिए हम क्या करें उसको कि मोहन मूर्ख है, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति में आ जाएगा। फिर इसके बाद में कहेंगे व्यंजना क्या है, तो व्यंजना में हम देखते हैं कि जहाँ पर, ठीक है, तो जहाँ पर अभिधा और लक्षणा ये दोनों शांत हो जाती है तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब कि जहाँ पर हम देखते हैं कि भिन्न अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त होते हैं हमें, तो वहाँ पर ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब हमने पहले वाक्य में बोला था कि मोहन मूर्ख है, तो मूर्ख है, उसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। फिर लक्षणा शब्द में शक्ति में हमने कहा था कि मोहन तो गधा है, ठीक है, मतलब मोहन गधा कोई पशु तो है नहीं, जानवर तो है नहीं वो, लेकिन हमने उसको क्या कहा था कि मोहन तो गधा है मतलब मूर्ख है। ये हमने उसको ऐसे बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा। लेकिन अब इसमें क्या कहेंगे कि वह तो गधा है, वह तो गधा है। अब यहाँ पर देखो, हम इस गधे के दो अर्थ निकालेंगे। यहाँ पर वह तो गधा है मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा कि वह तो गधा है, तो अब यहाँ पर इसके दो अर्थ निकलेंगे, एक तो पशु भी है और दूसरा मूर्ख भी है। तो अगर कोई गधा दिखा हमें तो हम बोलेंगे कि वह तो गधा है, देखो वह तो गधा है। लेकिन जब हम कहें कि यार वह तो गधा, जब कोई लड़का ढंग से पढ़ता नहीं है या कोई लड़का मूर्ख होता है तो हम तो बोलते हैं कि वह तो गधा है। तो अब यहाँ पर दो अर्थ इसके निकलते हैं, तो इस अर्थ में यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है, ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने इनका आपको सामान्य परिचय दिया। अब देखिए इनको शुरू करते हैं सबको। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं इसमें अभिधा शब्द शक्ति को। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रकार हो जाता है अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का पहला प्रकार शुरू होता है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। अब जो अभिधा शब्द शक्ति होती है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सीधे सिंपल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि वह शब्द शक्ति जिससे हमें वास्तविक अर्थ का बोध होता है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि जिससे हमें वास्तविक अर्थ की प्राप्ति होती है या मुख्य अर्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो शब्द की जिस शक्ति से हमें या जिससे हमें मुख्य अर्थ या वास्तविक अर्थ, मुख्य अर्थ या वास्तविक अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, मुख्य अर्थ या वास्तविक अर्थ की प्राप्ति होती है उसे हम, ठीक है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। सीधी सिंपल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द शक्ति से हमें मुख्य अर्थ प्राप्त होता है या हमें वास्तविक अर्थ प्राप्त होता है तो उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं होती है, इसमें सीधा सीधा सिंपल अर्थ आपको पता चल जाएगा। आ रहा समझ में। तो जैसे हम कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका उदाहरण बताया था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसका एक उदाहरण बताया था कि वह तो मूर्ख है। आ रहा समझ में, क्या बोला हमने कि वह तो मूर्ख है, वह तो मूर्ख है। अब हमने बोला भैया वह तो मूर्ख है, तो हमने इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात की है क्या आपसे, नहीं की। सीधा सीधा हमने बोला कि वह तो मूर्ख है और इसका सीधा सीधा अर्थ आपको समझ में भी आ रहा है, हमने कोई घुमाया फिराया नहीं आपको। ऐसे हम भी जब साधारण बातचीत करते हैं, ठीक है, जैसे हम बैठे हैं, सब आपस में लोग बैठे हुए हैं, घर के सदस्य बैठे हुए हैं और साधारण बातचीत हम करते हैं, तो उसमें हम कोई घुमा फिरा कर बातें करते हैं क्या, नहीं। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जो हम साधारण बातचीत करते हैं तो जो साधारण बातचीत की जाती है वो किस में की जाती है, तो ये अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से ही की जाती है। जैसे हमने बोला कि आप कहाँ रहते हैं, तो हमने बोला कि हम वहाँ रहते हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है, तो बोले ये है। आप क्या करते हैं, तो हमने बोला ये काम करते हैं।
ठीक है, कहाँ गए थे तो हमने बोला घूमने फिरने गए थे। हमने कुछ भी बातें घुमाई फिराई नहीं, सीधे सीधे शब्दों में आपको हमने अर्थ बताया। तो वहाँ पर ये कौन सी शक्ति हो जाती है, ये अभिधा शब्द शक्ति हो जाती है। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ऐसे ही अब मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि बच्चे भाग गए, ठीक है। अब सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ बच्चे भाग गए, या यूँ कहें कि चोर भाग गए, चोर भाग गए, ठीक है। अब चोर भाग गए मतलब भाग गए, अब हमने कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं की है। आ रहा समझ में। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर चोर भाग गए, इसमें हमने कोई घुमाने फिराने वाली बात बिल्कुल नहीं की, आपको सीधा सीधा अर्थ आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है, ये अभिधा शब्द शक्ति होती है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब ये इतना हमको आसानी से अर्थ समझ में आता है, इसी कारण फिर कुछ विद्वानों ने इस शब्द शक्ति के बारे में अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए इसमें किसने क्या कहा है। तो सबसे पहला नाम आचार्य भट्टनायक का, तो पहला नाम आपको ध्यान रखना है भट्टनायक। तो भट्टनायक ने इस अभिधा शब्द शक्ति के बारे में क्या कहा है, तो भट्टनायक ने अभिधा शब्द शक्ति के बारे में कहा है कि ये रस की प्राप्ति के लिए या रस की अनुभूति के लिए बहुत प्रधान होती है। ये इन्होंने कहा, किसने, आचार्य भट्टनायक ने। भट्टनायक ने कहा कि जो अभिधा होती है, तो अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा रसानुभूति के लिए प्रधान होती है, रसानुभूति हेतु प्रधान होती है। ये इन्होंने कहा, किसने कहा, आचार्य भट्टनायक ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अभिधा शब्द शक्ति को किसने प्रधान शब्द शक्ति कहा है, तो ये आचार्य भट्टनायक ने कहा। इन्होंने कहा अगर हमें रस की प्राप्ति करना है, रस की अनुभूति करना है, तो उसमें प्रधान होती है ये अभिधा शब्द शक्ति। क्यों प्रधान होती है, क्यों कहा इन्होंने ऐसा, तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो अगर हमें सरलता से समझ में आता है, हमें कोई दिमाग न लगाना पड़े, सीधा सीधा उसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। और हमें आसानी से जब हमें आसानी से किसी भी शब्द का अर्थ समझ में आता है, तभी तो सुनने में मजा आएगा, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। आ रहा समझ में। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई वाक्य आपको दे दिया जाए कि ना तो ढंग से पढ़ते बन रहा है और न ढंग से उसका अर्थ समझ में आ रहा है, तो क्या आप उसको सुनोगे, नहीं। क्या आप उसको सुनने में इंटरेस्ट लेंगे, नहीं। क्या आपको सुनने में मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, हम बोर हो जाएंगे। आ रहा समझ में। तो फिर इसीलिए तो कह रहे हैं भट्टनायक कि भैया ये ऐसी होती है अभिधा शक्ति, इसके कारण व्यक्ति को आसानी से और सरलता से अर्थ समझ में आता है, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। आगे समझ में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ये कहा है आचार्य भट्टनायक ने, लेकिन एक विद्वान ऐसे भी हैं जो अभिधा की बुराई करते हैं। ये तो तारीफ कर रहे हैं भट्टनायक, लेकिन जो आनंदवर्धन है, तो आनंदवर्धन ने इसे क्या कहा, देखो। तो आनंदवर्धन ने अभिधा शब्द शक्ति को, आनंदवर्धन ने अभिधा शब्द शक्ति को, अभिधा शब्द शक्ति को इन्होंने अधम कहा है। अधम, इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति को अधम बताया। आ रहा समझ में। ये इन्होंने कहा, किसने कहा था, ये कहा था आनंदवर्धन ने। तो एग्जाम में जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना होगा। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आनंदवर्धन ने इसके बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने तो अभिधा शब्द शक्ति को अधम बता दिया। अधम का मतलब क्या होता है, नीच, बुरा, ठीक है। ये इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कहा कि भैया जो अभिधा शब्द शक्ति होती है ये तो हमें समझ में नहीं आई, तो इन्होंने इसको अधम बता दिया। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर देना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अभिधा शब्द शक्ति को प्रधान किसने बताया था, तो ये आचार्य भट्टनायक ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये बताइए हमने आपको यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीधे सीधे अगर वाक्य आपको दिए जा रहे हैं तो आप समझ जाना है कि उसमें अभिधा शब्द शक्ति है। अब अगर घुमाने फिराने वाली बात होगी, मुहावरे लोकोक्ति वाली बातें होगी, तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और अब अगर फिर हम कोई वाक्य देखेंगे जिसमें अधिक, दो से अधिक या फिर अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो रहे हैं,
तो वहाँ पर फिर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें दूसरी शब्द शक्ति, तो दूसरी शब्द शक्ति का नाम होता है लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरी हो जाती है लक्षणा शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हमने आपको बताए हैं, ठीक है, कि अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा प्रकार बताया था आपको हमने व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 प्रकार होते हैं। अब इसमें देखिए पहला प्रकार, सॉरी दूसरा प्रकार। तो दूसरा प्रकार यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति, इसका अर्थ क्या होता है। तो जब हम देखें कि मुख्य अर्थ के स्थान पर लक्षण के आधार पर जब अर्थ प्राप्त होता है तो उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो इसमें अपन देखते हैं कि जब मुख्य अर्थ में बाधा होती है, जब मुख्य अर्थ में या मुख्यार्थ में, ये सीधे कह सकते हैं अपन, मुख्य अर्थ में बाधा होने पर, मुख्य अर्थ में बाधा होने पर लक्षण के आधार पर, लक्षण के आधार पर, लक्षण के आधार पर, ठीक है, लक्षण के आधार पर अर्थ प्राप्त होता है, लक्षण के आधार पर अर्थ प्राप्त होता है तो उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसमें ऐसे कैसे अर्थ प्राप्त होगा भैया लक्षण के आधार पर, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमें सीधे सीधे अर्थ प्राप्त नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर बातों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर हम शब्द का अर्थ कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर हम लक्षण के आधार पर शब्दों का अर्थ प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो देखिए इसमें एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया, जैसे पहले का मैंने आपको वाक्य बताया था शुरू में ही कि वह गधा है, ठीक है, या फिर हमने कहा कि मोहन तो गधा है, ठीक है। अब मोहन तो गधा है, तो क्या मोहन सच में गधा है? नहीं, मोहन तो गधा है, ठीक है। अब मोहन तो गधा है, तो भैया क्या मोहन सच में गधा है क्या? नहीं, मोहन कोई पशु नहीं है, मोहन तो इंसान है। तो फिर हम उसको गधा क्यों बोल रहे हैं? तो हम उसकी तुलना कर रहे गधे से। क्यों कह रहे हैं उसको गधा? क्योंकि मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता है, जो बोलो वो करने लगता है, खुद के दिमाग से कुछ करता नहीं है। आ रहा समझ में। तो फिर यहाँ पर हमने इस अर्थ में मोहन को क्या कह दिया है कि मोहन तो गधा है, मतलब मोहन तो मूर्ख है। ये हो गया यहाँ पर क्या? लक्षणार्थ। मतलब यहाँ पर मुख्य अर्थ नहीं है, मुख्य अर्थ में बाधा हो रही है, हमें मुख्य अर्थ इसका समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसमें लक्षण के आधार पर इसका अर्थ निकाल रहे हैं। एक लक्षण इसका क्या है कि भैया लक्षण ये है मोहन का कि मोहन तो गधा है, मूर्ख है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा समझ में। तो हमने कहा कि मोहन तो गधा है, मतलब मोहन क्या है? मूर्ख है। तो उसके लक्षण के आधार पर हमने यहाँ पर उसका अर्थ निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगला इसका उदाहरण आ जाता है जैसे, तो अगला उदाहरण मैंने बताया कि चोर 9 2 11 हो गए, 9 2 11 हो गए, ठीक है। अब चोर 9 2 11 हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर अभिधा शब्द शक्ति में इसे हम लिखेंगे तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि भैया चोर भाग गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हमने बोला कि चोर 9 2 11 हो गए, तो चोर 9 2 11 थोड़ी होते हैं कभी, वो तो क्या होते हैं? भाग जाते हैं। तो हमने यहाँ पर भाग जाने के लिए हमने सीधा सीधा अर्थ नहीं लिखा। यहाँ पर हमने यहाँ पर सीधा सीधा नहीं लिखा कि चोर भाग गए। अगर सीधा सीधा लिख देते कि चोर भाग गए तो वो तो अभिधा में चला जाता। अब यहाँ पर हमने लिखा कि चोर 9 2 11 हो गए। हम यहाँ पर हमारी बात को थोड़ी घुमाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, हम यहाँ पर मुहावरों के माध्यम से हमारी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी बातों को अगर मुहावरे लोकोक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है तो वहाँ पर ये लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें
लक्षणा मतलब डायरेक्ट मुहावरे लोकोक्ति भी नहीं होते हैं, बातों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत करते हैं। तो कैसे घुमा फिरा कर प्रस्तुत करते हैं मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ये इसमें मुहावरों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से बातों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें तो मैंने अभी तक इसका लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ बताया और कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया है। और इसके कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूँ तो जिससे और आपको जल्दी समझ में आए। जैसे कुछ मैं वाक्य बोलता हूँ कि जैसे आसमान टूट पड़ना, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आसमान टूट पड़ना, तो भैया आसमान टूट पड़ना का मतलब क्या है? तो आसमान टूट पड़ना मतलब क्या है? विपत्ति आना। आ रहा समझ में? जो आसमान टूट पड़ना है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आसमान टूट पड़ना तो विपत्ति आ जाना, इसका अर्थ होता है। आसमान कभी टूटता है क्या? तो आसमान कभी नहीं टूटता, ठीक है। तो हम कहते हैं कि उस पर तो आसमान टूट पड़ा, मतलब उस पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। आ रहा समझ में? तो इसका जो अर्थ होगा वह हो जाएगा विपत्ति आना। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आसमान टूट पड़ना, मतलब हम सीधा सीधा अर्थ व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हम बातों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। तो ध्यान रखें फ्रेंड कि इसमें सीधे सीधे बातों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसमें घुमा फिरा कर मुहावरों के माध्यम से, लोकोक्ति के माध्यम से बातों को प्रस्तुत किया जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर और इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे नाक को चने चबाना। तो नाक से कोई चना चबा सकता है क्या? आ रहा समझ में? मतलब कठिन कार्य करना हो जाता है उसका अर्थ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अपन देखते हैं कि जैसे लोहा लेना मतलब बदला लेना। तो जितने भी मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, उनके माध्यम से जब हम अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ये लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पर इसका अर्थ बताए। अब इसमें देखिए कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है तो इसके बारे में कुछ विद्वानों का मत है। तो किसने किसने क्या कहा है ये देखिए इसमें। तो पहला नाम अपन लिखते हैं आचार्य जगन्नाथ का। पहला नाम यहाँ पर आता है आचार्य जगन्नाथ का, ठीक है। तो आचार्य जगन्नाथ ने जो लक्षणा शब्द शक्ति है तो इसको इन्होंने क्या कहा? तो आचार्य जगन्नाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति को उत्तम कहा है, ठीक है। आचार्य जगन्नाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति को क्या कहा है? तो लक्षणा शब्द शक्ति को इन्होंने उत्तम कहा, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति को उत्तम कहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उत्तम, ठीक है, उत्तम कहा है। अब इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरे विद्वान, तो दूसरे विद्वान का नाम आता है जैसे देव और आनंदवर्धन। तो आचार्य देव और आचार्य आनंदवर्धन, इन दोनों ने मिलकर इस लक्षणा शब्द शक्ति को क्या कहा है? तो इन दोनों ने मिलकर इस लक्षणा शब्द शक्ति को मध्यम शब्द शक्ति कहा है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन का नाम आ जाता है इसमें। तो इसका नाम अगला आ जाता है आचार्य देव, आचार्य देव। फिर इसके बाद में आचार्य आनंदवर्धन, ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन। तो इनका नाम आपको सबको ध्यान रखना होगा, आचार्य आनंदवर्धन, ठीक है। तो इन सभी ने, ये दोनों ने, तो इन्होंने क्या कहा? आचार्य देव ने, तो आचार्य देव ने लक्षणा शब्द शक्ति को मध्यम शब्द शक्ति कहा। क्या कहा है? मध्यम शब्द शक्ति कहा है। तो एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए लक्षणा शब्द शक्ति को मध्यम शब्द शक्ति किसने कहा? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आचार्य देव ने। फिर इसके बाद में अगला नाम आता है आचार्य आनंदवर्धन का। तो आचार्य आनंदवर्धन ने भी क्या कहा है? तो इन्होंने भी इसे मध्यम शब्द शक्ति कहा है फ्रेंड। क्या कहा है? मध्यम शब्द शक्ति। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लक्षणा शब्द शक्ति को उत्तम किसने कहा, तो नाम ध्यान रखना है आपको आचार्य जगन्नाथ का। अगर कहा जाए आपसे कि लक्षणा शब्द शक्ति को मध्यम शब्द शक्ति किसने कहा, तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखना होगा, आचार्य देव और आचार्य आनंदवर्धन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए इसमें आगे, तो जो आचार्य जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसके प्रकार देखिए। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार, लक्षणा
शब्द शक्ति के प्रकार। ठीक है, तो इसके प्रकार कितने होते हैं? तो इसमें देखिए आचार्य विश्वनाथ का मत है कि जो शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसके दो प्रकार हैं मुख्य रूप से। फिर उसके इन्होंने कितने कितने प्रकार बताए ये देखिए। तो पहले देखिए इसमें आचार्य विश्वनाथ, तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा ये देखिए। तो आचार्य विश्वनाथ ने एक रचना लिखी थी और उस रचना का नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, इनकी रचना का नाम था साहित्य दर्पण। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ की एक रचना थी जिसका नाम था साहित्य दर्पण। अब जो साहित्य दर्पण इनकी रचना होती है तो इस साहित्य दर्पण में इन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति के कितने प्रकार बताए? तो इन्होंने बताया कि जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है, तो इसके इन्होंने वैसे तो दो प्रकार बताए। इन्होंने कहा कि जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसके मुख्य रूप से दो होते हैं प्रकार। कौन से? तो बोले कि पहला प्रकार होता है रूढ़ी लक्षणा, दूसरा होता है प्रयोजनवती, दूसरा होता है प्रयोजनवती। अब फिर क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि भैया कि जो पूरी लक्षणा शब्द शक्ति होती है, तो इन्होंने कहा कि जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसके 80 प्रकार होते हैं। किसके? लक्षणा के। कितने होते हैं? 80 प्रकार। सुन लेना ध्यान से जरा आप सब लोग। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसके कितने प्रकार है? तो बोले कि 80 प्रकार होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसके दो है मुख्य रूप से भेद। तो बोले कितने? तो बोले कि एक काम करते हैं, जो रूढ़ी शब्द शक्ति होती है मतलब रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है तो इसके इन्होंने कितने भेद बताए? तो इसके इन्होंने 16 भेद बताए। कितने? 16 प्रकार या 16 भेद बताए। तो भेद कहो या प्रकार कहो, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद फिर जो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है, तो प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के इन्होंने 68 भेद बताए। 64 सॉरी, कितने बताए? 64, 68 नहीं 64। ठीक है, 64 भेद या प्रकार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है तो लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद बताए थे आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में? तो 80 भेद बताए थे। और रूढ़ी के कितने बताए? 16। और प्रयोजनवती कितने बताए थे? 64 इन्होंने बताए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये इन्होंने इतने प्रकार बता दिए। अब हम कितने प्रकार पढ़ें? तो हमको सिर्फ दो ही पढ़ना है। कौन कौन से? तो हमको पढ़ना है एक तो रूढ़ी और दूसरा पढ़ना है प्रयोजनवती। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें देखिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले रूढ़ी। तो पहला प्रकार यहां पर देखिए इसके लक्षणा शब्द शक्ति का। तो पहला प्रकार अपन शुरू करने जा रहे हैं इसमें रूढ़ी। ठीक है, पहला प्रकार अपन शुरू कर रहे हैं इसमें रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति। अब इसका अर्थ क्या हो जाता है रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति का? तो यहां पर जो रूढ़ी शब्द होता है, और रूढ़ी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो रूढ़ी शब्द का अर्थ होता है लोक प्रचलित अर्थ, जो परंपरा से चला आ रहा है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, उसे हम रूढ़ी कहते हैं। आ रहा समझ में? यहाँ पर जो रूढ़ी शब्द होता है, इस रूढ़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस रूढ़ी का अर्थ हो जाता है लोक प्रचलित। क्या हो जाता है? लोक प्रचलित। ये इसका अर्थ होता है। ये तो क्लियर है? ठीक है, तो जो लोगों में प्रचलित होता है उसको लोक प्रचलित कहते हैं या रूढ़ी कहते हैं, जो परंपरा से चला आ रहा है। तो हम इसको फिर परिभाषित कैसे करेंगे रूढ़ी लक्षणा को, या रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति को कैसे हम परिभाषित करेंगे? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रूढ़ी के कारण, ठीक है, रूढ़ी के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाले लाक्षणिक अर्थ को रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ये इसका अर्थ होता है। तो क्या कहेंगे इसको? तो आपको ध्यान रखना है कि रूढ़ी के आधार पर, रूढ़ी मतलब
लोक प्रचलित, ठीक है, तो लोगों में प्रचलित उसको कहते हैं लोक प्रचलित। तो रूढ़ी के आधार पर मुख्य अर्थ को छोड़कर, ठीक है, मुख्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाले, उससे संबंध रखने वाले लाक्षणिक अर्थ को रूढ़ि लक्षणा कहते हैं। रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या होता है रूढ़ि लक्षणा में, तो इसमें हम देखेंगे कि जो रूढ़ि के आधार पर मतलब लोगों में जो प्रचलित है उसके आधार पर अब जो मुख्य अर्थ है तो उस मुख्य अर्थ को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो मुख्य अर्थ को छोड़कर हम उससे जो संबंध रखने वाला अर्थ होगा, उससे संबंध रखने वाला जो लाक्षणिक अर्थ होगा, तो उसी को ही हम रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो जो उससे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ है उसको हम ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पर ये रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। अब ये कैसी होती है रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति, तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण मैं देता हूँ। तो एक उदाहरण है कि प्रीति करी, ठीक है, उदाहरण है यहाँ पर प्रीति करी कोहूँ, ठीक है, प्रीति करी कोहूँ सुख न लेहो। और दूसरी पंक्ति आती है कि प्रीति पतंग करी, प्रीति पतंग करी प्राण आपो ही देहो, प्राण आप ही देहो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ तो क्या कर रहे हैं अपन बात, तो इसमें एक तरफ हम कह रहे हैं देखो कि जो प्रेम करने वाला है, ठीक है, तो प्रेम करने वाले को कहाँ सुख प्राप्त होता है, वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें कहा जा रहा है कि प्रीति करी काहू सुख न लेहो, तो जो प्रेम करता है वो कहाँ सुख प्राप्त करता है। फिर दूसरी लाइन है कि प्रीति पतंग करी और प्राण आप ही देहो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, ऐसा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है प्रीति पतंग करी दीपक सो प्राण आप ही देहो, ऐसा लिखो, प्राण आप ही देहो, ठीक है। अब सही है ये वाक्य। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रीति करी कहूँ सुख न लेहो, तो जो प्रेम करता है, जो प्रीति करता है, उसे सुख कहाँ प्राप्त होता है। जैसे प्रीति पतंग करी, तो प्रीति पतंग करी, तो पतंग का मतलब यहाँ पर की क्या हो जाता है, तो पतंग का मतलब होता है यहाँ पर कीट। पतंग का मतलब क्या होता है, कीट। अब कीट का मतलब क्या है, तो जो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो उड़ते हैं, आ रहा समझ में। तो जब देखा होगा आपने कई बार बारिश के दिनों में कि जब लाइट रहती है तो लाइट के सामने कई ढेर सारे पतंग मतलब कीट उड़ते आते हैं और कई मर भी जाते हैं, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि प्रीति पतंग करी, तो पतंग मतलब यहाँ पर हो जाता है कीट, और दीपक से इसने प्रेम किया था, किसने, कीट ने। तो दीपक से प्रेम किया कीट ने और खुद ने ही अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण दे दिए। तो इसमें जो रूढ़ि अर्थ हो जाता है, मतलब जो लोक प्रचलित अर्थ है, यहाँ पर यदि हम इसका अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर अर्थ क्या निकाल रहे हैं अपन, कि जो कीट होता है उसने प्रेम किया था किससे, दीपक से। अब दीपक से प्रेम किया था तो वह खुद उसमें जल जाता है और मर जाता है। तो ये तो हमने इसका अर्थ निकाल दिया, कैसा, ये रूढ़ि अर्थ निकाल दिया। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अब यहाँ पर
यदि हम इसका थोड़ा सा लाक्षणिक अर्थ निकालें तो इसके लक्षण के आधार पर अगर हम अर्थ निकालें तो लक्षण के आधार पर अर्थ कैसे निकलेगा, तो अब हम ये कहें कि भैया जो प्रेम करता है वो कहाँ सुख प्राप्त करता है। आ रहा समझ में? तो जो प्रेम करता है वो कहीं सुख प्राप्त नहीं करता है। और जैसे अपन देखते हैं कि दीपक से कीट ने प्रेम किया तो दीपक में वह कीट जलकर खुद ही मर जाता है, अपना प्राण दे देता है। तो यहाँ पर ये गोपियों के बारे में कहा जाता है। तो गोपियाँ कह रही कि भैया जिसने प्रेम किया है वो कहाँ सुख प्राप्त करता है। जैसे दीपक से अगर कीट प्रेम करता है तो वह खुद ही अपना प्राण दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोपियों की विरह व्यथा है वो यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। आ रहा समझ में? तो इसका रूढ़ी अर्थ क्या हो जाता है, तो अपन देखते हैं जो लोक प्रचलित अर्थ हो जाता है वो तो हो गया यहाँ पर कि कीट पतंग ये अपने प्राण देते हैं। लेकिन इसका जो लाक्षणिक अर्थ निकल रहा है वो ये हो रहा है कि गोपियों की जो विरह व्यथा है उसको यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह रूढ़ी लक्षणा होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उदाहरण आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा या इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा प्रकार है। तो आपको याद रखना होगा रूढ़ी लक्षणा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार इसका प्रयोजनवती लक्षणा। दूसरा प्रकार देखिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोजनवती। ठीक है, दूसरा प्रकार है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, शब्द शक्ति। अब दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। अब ये इसका दूसरा प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, तो प्रयोजन का मतलब क्या होगा, उद्देश्य। ठीक है, तो किसी विशेष उद्देश्य के आधार पर, ठीक है, मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले लाक्षणिक अर्थ को हम प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या होगा, उसमें हमने देखा था कि जो रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति थी उसमें हमने रूढ़ी के आधार पर मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके लक्षण के आधार पर अर्थ प्राप्त किया था। और अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें हम देखेंगे किसी विशेष उद्देश्य को, किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ यहाँ प्राप्त होता है, तो इसे हम प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें प्रयोजनवती लक्षणा क्या हो जाती है, तो इसमें देखिए विशेष या प्रयोजन। ठीक है, तो विशेष प्रयोजन, विशेष प्रयोजन, प्रयोजन को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो किसी विशेष प्रयोजन, ठीक है, किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर, किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले लाक्षणिक अर्थ की प्राप्ति होती है, तो उसे हम प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। इसमें क्या होगा, अब इसमें हम देखेंगे कि एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर या किसी विशेष उद्देश्य के आधार पर या विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले जो लाक्षणिक अर्थ की प्राप्ति होती है, तो वहां पर यह प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अब इसमें क्या होगा, तो अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर रूढ़ी की तो बातें नहीं होगी, मतलब इसमें जो लोक प्रचलित अर्थ होता है अब उसकी यहाँ पर बात नहीं होगी। आ रहा समझ में? अब इसमें कैसी बात होगी ये देखिए, उदाहरण देखिए। इसमें एक इसका उदाहरण आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक उदाहरण। ठीक है, इसका उदाहरण, तो यहाँ पर इसका उदाहरण लिखा मैंने, जैसे उदाहरण लिख दिया मैंने कि रो रो कर सिसक कर, रो कर सिसक कर,
कहता मैं करुण कहानी, कहता मैं करुण कहानी, ठीक है। तुम सुमन नोचते, तुम सुमन नोचते, ठीक है। तुम सुमन नोचते करते, करते जानी अनजानी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ये देखो, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि भैया देखो मैं अपनी विरह व्यथा आपको बता रहा हूं, लेकिन आप उस विरह व्यथा को नहीं समझ रहे हैं, आप निष्ठुर हो, आप हमारी बातों को, आप हमारी विरह व्यथा को नहीं समझते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कोई लोक प्रचलित अर्थ या किसी और जीव जंतु के आधार से तो हम यहाँ पर अपने अर्थ को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आ रहा समझ में? हम तो कोई विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ प्राप्त कर रहे हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें क्या हो रहा है कि रो रोकर सिसक सिसक, मतलब जो इन्हें वैसे तो गोपियों के बारे में कहा जा रहा है कि जो गोपियाँ होती है वे रो रोकर सिसक सिसक कर अपनी करुण कहानी सुनाती हैं, और फिर क्या होता है कि सुमन नोचते, तो तुम सुमन नोचते करते जानी अनजानी। तो सुमन नोचते मतलब जो फूल होता है उसको तोड़ दिया जाता है। तो फूल तोड़ना मतलब क्या है कि आप किसी की परेशानी को नहीं समझते हो, आप निष्ठुर हो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हम एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर जब एक लाक्षणिक अर्थ प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर ये प्रयोजनवती लक्षणा होती है। और उसमें क्या हुआ था, तो उसमें हमने दीपक और पतंग मतलब दीपक और कीट का उदाहरण दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई दीपक और कीट का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ऐसे और किसी दूसरे जीव जंतु के नाम से यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत नहीं है। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि एक विशेष उद्देश्य है और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक लाक्षणिक अर्थ हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें प्रयोजनवती लक्षणा है। आ रहा समझ में? तो विशेष उद्देश्य कौन सा या विशेष प्रयोजन क्या है? तो विशेष प्रयोजन तो मेरा ये है कि भाई आप मेरी विरह व्यथा समझो, आप मेरी परेशानी समझो, ये विशेष उद्देश्य है, ये विशेष प्रयोजन है। लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो, तुम तो कैसे हो, तुम तो निष्ठुर हो, सुमन नोचते मतलब फूल को तुम तोड़ते हो, तुम फूल की कोमलता को नहीं समझते हो, ये इसमें कहा जा रहा है। आ रहा समझ में? तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये ऐसा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लक्षणा शब्द शक्ति ये समाप्त हो जाती है। तो शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद शुरू करते हैं तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार देखिए यहाँ पर शब्द शक्ति का व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरा प्रकार देखिए व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? ठीक है, तो सीधे बिल्कुल सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जब अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति शांत होती है तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कैसे? तो आपको ध्यान रखना है कि जब अविधा, ठीक है, जब अविधा, ठीक है, जब अविधा और लक्षणा, जब अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति या अविधा और लक्षणा शांत होती है, शांत होती है तो व्यंजना, तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब ये कैसे होती है ये इसको आप समझिए। तो व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होगा, यहाँ पर व्यंग अर्थ की प्राप्ति होगी, इसलिए इसको हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब व्यंग अर्थ कैसे होता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कवि सम्मेलन होते हैं, तो आपने देखा होगा कवि सम्मेलन में अपन देखते हैं वो कैसे व्यंग अर्थ हमें बताते हैं। तो वो कैसी बातों का कटाक्ष करते हैं, कैसे बात ही बात में बहुत सारी बातें कह देते हैं, उनके वाक्यों के माध्यम से हंसी हंसी में बहुत सारी बातें ऐसी कह देते हैं जो बहुत उसमें गहराई होती है। हरा समझ में? तो बस वही क्या होता है, व्यंग होता है। तो इसमें हमें किसके बारे में पता चलेगा, अब हमें यहाँ पर व्यंग के बारे में अर्थ की प्राप्ति होती है या हमें व्यंग के बारे में यहाँ पर पता चलेगा। तो जो व्यंग अर्थ हमें प्राप्त होता है
ठीक है। तो ऐसी शब्द शक्ति को हम क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और अब इसमें क्या होगा कि हमें एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त होंगे। इसमें क्या होगा, हमें भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त होते हैं। अगर सरल भाषा में आपको याद रखना हो कि भैया व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, तो एक अर्थ तो हमने आपको ये बता दिया कि जहाँ अभिधा और लक्षणा शांत होती है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि ना तो अपन सीधे सीधा अर्थ बता रहे हैं, अभिधा का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा अर्थ बताना, तो ना तो हम यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ बता रहे हैं और न ही हम मुहावरे लोकोक्ति के माध्यम से या घुमा फिरा कर बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फिर कैसे होगा, अब यहाँ पर हमें व्यंग्य के रूप में पंक्तियों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर व्यंग्य के रूप में अर्थ की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो फिर इससे हम याद रखेंगे कि जब हम भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त करते हैं, जब एक ही शब्द के भिन्न अर्थ हम प्राप्त करते हैं, तो ऐसे शब्द शक्ति को हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आ रहा समझ में। अब कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, तो देखिए, तो कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिया। जैसे मैंने लिख दिया कि एक उदाहरण पहले आपको दिया था मैंने कि वह तो गधा है। वह तो क्या है, हमने बोला कि वह तो गधा है, ठीक है। अब वह तो गधा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पर इसके दो अर्थ निकालेंगे। तो दो अर्थ कैसे, भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं इसमें व्यंजना शब्द शक्ति में, ये ध्यान रखना। सरल अर्थ क्या है व्यंजना का, कि जिसमें भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जाते हैं उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और अभी फिर इसमें लक्षणा में क्या हुआ था, तो लक्षणा में भिन्न अर्थ नहीं निकालते हैं। आ रहा समझ में, इसमें ध्यान रखना होगा आपको। जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसमें भिन्न भिन्न अर्थ नहीं निकालते हैं, उसमें लक्षण के आधार पर अर्थ निकालते परंतु एक अर्थ निकालते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो भिन्न अर्थ निकालते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं, इसमें कल्पना की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखो अब यहाँ पर जो गधा है, तो वह तो गधा है, तो हमने कहा कि भैया वह तो गधा है। अब इसमें गधा के दो अर्थ निकलते हैं। हमने बोला कि वह तो गधा है मतलब पशु है। आ रहा समझ में, वह तो गधा है, हमने बोला कि देखो वह तो गधा है, मतलब हमने बोला कि देखो वह तो पशु है, ये हमने बोल दिया। तो एक तो यहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है क्या है कि वह पशु है, और दूसरा यहाँ पर हमने बोला कि वह तो गधा है। तो जब हम किसी व्यक्ति को बार बार कोई बात समझाते हैं और उसे समझ में नहीं आता है, तो हम उसको बोलते हैं कि अरे तू तो गधा है। आ रहा समझ में। तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं कि वह तो गधा है, तो यहाँ पर यह गधा का मतलब फिर क्या हो जाएगा, ये गधा का मतलब यहाँ पर मूर्ख हो जाएगा। तो ऐसे इसके दो अर्थ निकल गए। तो ऐसे हम देखते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक ही शब्द के भिन्न अर्थ हमें प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पर ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है। या जब व्यंग अर्थ हमें प्राप्त होता है, तो वहाँ पर ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, अब देखिए, तो इसमें इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के। तो इसके भी दो प्रकार हो जाते हैं मुख्य रूप से। तो जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, व्यंजना, ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार, व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार। देखिए इसके कितने प्रकार हो जाते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें पहला प्रकार हो जाता है शाब्दी व्यंजना। पहला क्या हो जाएगा इसका, पहला हो जाता है शाब्दी व्यंजना, और दूसरा प्रकार इसका हो जाता है आर्थी व्यंजना। इसका दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, आर्थी व्यंजना हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब सरल शब्दों में हम कहें कि भैया शाब्दी व्यंजना क्या होती है और आर्थी व्यंजना क्या होती है, तो शाब्दिक व्यंजना का सीधा सा मतलब हो जाता है कि जब शब्द के कारण हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, तो उसे हम शाब्दी व्यंजना कहते हैं। और फिर आर्थी व्यंजना मतलब क्या हो जाएगा, तो जब हमें अर्थ के आधार पर व्यंग अर्थ प्राप्त होता है, तो उसे हम आर्थी व्यंजना कह देते हैं। व्यंजना का मतलब ही क्या होगा, हमें इसमें व्यंग अर्थ की प्राप्ति होती है, भिन्न भिन्न अर्थ हमें प्राप्त होते हैं, तो उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो फिर शाब्दी व्यंजना में क्या हुआ, तो शाब्दी व्यंजना में हमें व्यंग अर्थ तो प्राप्त होगा परंतु शब्दों के कारण, ठीक है। तो जब शब्दों के कारण हमें व्यंग अर्थ प्राप्त होगा, तो वहां पर ये शाब्दी व्यंजना हो जाती है। आर्थी व्यंजना क्या होगी, तो जब शब्दों के अर्थ के कारण
आ रहा समझ में? जब शब्दों के अर्थ के कारण हमें व्यंग अर्थ प्राप्त होता है तो वहां पर ये आर्थी व्यंजना होती है। अब कैसे, इनको सबको देखिए कैसे। तो पहला प्रकार हम शुरू करते हैं यहां पर सावधी व्यंजना। पहला प्रकार हम शुरू कर रहे हैं इसमें सावधी व्यंजना। अब सावधी व्यंजना किसे कहते हैं देखिए। तो सावधी व्यंजना को बिल्कुल सरल शब्दों में याद रखना, आप अगर पुस्तकों में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके ऐसी डेफिनेशन दी हुई है। तो सरल शब्दों में कैसे पढ़ेंगे आप, कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखिए कि जब शब्दों के कारण, जब शब्दों के कारण, ठीक है, शब्दों के कारण व्यंग अर्थ की प्राप्ति होती है। शब्दों के कारण जब व्यंग अर्थ की प्राप्ति होती है तो उसे हम शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। इसमें क्या होगा, तो हमें शब्दों के कारण जब व्यंग अर्थ की प्राप्ति होती है तो वहां पर इस शाब्दिक व्यंजना होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि शाब्दिक व्यंजना कैसे होती है। तो इसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि हम शब्दों के कारण व्यंग अर्थ प्राप्त करेंगे। कैसे, तो एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करता हूं मैं। देखो, तो एक उदाहरण मैंने यहां पर लिखा कि चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, क्यों न सने गंभीर, और को घटिये वृष भानुजा, को घटिये वृष भानुजा, को घटिये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। अब इसमें क्या होता है देखो, तो इसमें सबसे सरल बात तो ये है, इसमें जो शाब्दिक व्यंजना होती है कि इसमें शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। सबसे सरल अर्थ आपको याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि शब्दों के अलग अलग अर्थ हम निकाल लेते हैं। तो शब्दों के अलग अलग अर्थ इस पंक्तियों में कैसे निकलते हैं, तो यहाँ पर जैसे वृष भानुजा है, तो वृष भानुजा के हम दो अर्थ यहाँ पर निकालते हैं। तो दो अर्थ इसका कैसे निकाल लेते हैं, तो देखो कि एक तो वृष भानुजा का मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पहले कि वृषभ धन अनुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो वृषभ मतलब होता है यहाँ पर बैल और अनुजा मतलब उसकी बहन, ठीक है। यहाँ पर जो वृषभ शब्द होता है, ठीक है, वृषभ का मतलब क्या हो जाएगा, वृषभ का मतलब हो जाता है बैल, और अनुजा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर बहन। तो जो बैल की बहन होती है उसको क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर दूसरा है वृषभानु, ठीक है, दूसरा यहाँ पर वृषभानु। तो वृषभानु धन जा, वृषभानु धन जा, तो वृषभानु मतलब कौन, तो राधा जी के पिता। वृषभानु किसको कहते हैं, राधा के पिता, राधा जी के पिता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जा मतलब क्या हो जाता है, उनकी पुत्री। तो राधा जी के पिता का नाम था वृषभानु और उसकी पुत्री, तो किसको कहा जाता है, ये राधा जी को कहा जाता था वृषभानुजा। तो वृषभानु की लड़की राधा। अब इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो इस पंक्ति का तात्पर्य ये होता है कि देखो, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, और को घटिये वृषभानुजा और वे हलधर के वीर। तो इसमें क्या होता है कि जो शाब्दिक व्यंजना होती है, यदि हम इसमें पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करेंगे कभी, तो पर्यायवाची शब्दों का अगर उपयोग करते हैं तो इसमें उसके व्यंग के अर्थ की प्राप्ति हमें नहीं होती। कैसे नहीं प्राप्ति होती, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, तो चिर जीवो मतलब, चीर मतलब लंबे, जीवो मतलब जीना है या जियो, जोरी जुरे, जोरी मतलब जोड़ी, और दोनों जीते हैं। क्यों न सने गंभीर, और दोनों में प्रेम बहुत घनिष्ठ होता है। फिर को घटिये वृषभानुजा, तो
ये किसके पुत्र हैं? तो बोले कि एक तो वृषभानु की लड़की है राधा और दूसरा है हलधर। और हलधर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है देखो, तो हलधर का मतलब भी हम यहाँ पर इसके दो अर्थ निकाल सकते हैं। तो दो अर्थ कैसे? तो एक तो होता है भगवान बलराम, ठीक है, एक तो होता है भगवान बलराम और दूसरा क्या हो जाता है? तो दूसरा अर्थ हो जाता है यहाँ पर हलधर का बैल, बैल या किसान। तो ये इसके इतने अर्थ होते हैं, किसके? हलधर के। तो बैल भी होता है, किसान भी होता है, ये इसके अर्थ होते हैं, किसके? हलधर के। अब देखो यहाँ पर कैसे हैं ये शाब्दी व्यंजना। तो हमने देखा यहाँ पर चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सुने गंभीर, इसमें ये कहा जा रहा है कि राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है ये बहुत लंबे समय तक जिए और इनके बीच में जो प्रेम होता है तो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही घनिष्ठ प्रेम है। जब दोनों के बीच में घनिष्ठ प्रेम होगा तभी तो इस प्रेम को अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो ये कौन है? तो ये कहा जा रहा है कि इसमें वृषभानु की लड़की राधा और हलधर के वीर मतलब भगवान बलराम के भाई कृष्ण, ये हैं इसमें। आ रहा समझ में? तो इसमें व्यंग कैसे किया जा रहा है? इसमें यह कहा जा रहा है कि देखो एक तरफ तो बलराम के भाई श्री कृष्ण और दूसरी तरफ वृषभानु की लड़की राधा, देखो इनकी कितनी जोड़ी अच्छी है और इनके बीच में देखो कैसा प्रेम घनिष्ठ है और इनकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही जीती रहे। तो अब यहाँ पर व्यंग हो रहा है, मतलब एक तरफ तो हम तारीफ करें लेकिन दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसके स्थान पर यहाँ पर जो हमने वृषभानुजा लिखा है तो इस वृषभानुजा के दो अर्थ होते हैं। तो दो अर्थ कैसे? तो एक वृषभधन अनुजा और वृषभानुधनजा। तो वृषभानु मतलब राधा जी के पिता का नाम है और उनकी पुत्री थी, तो इसलिए हम कहते हैं राधा को क्या? तो राधा को हम वृषभानु कहते हैं, सॉरी वृषभानुजा कहते हैं राधा को। अब अगर इसके स्थान पर हम पर्यायवाची शब्द कभी रख देते, ये वृषभ मतलब बैल रख देते हैं, तो क्या ये सही होता? नहीं। तो जब हम ऐसे व्यंग अर्थ निकालते हैं तो जो शब्द है वही हमको लिखना पड़ता है, इसका पर्यायवाची शब्द हम नहीं लिखते हैं। अगर इसका पर्यायवाची शब्द लिख देंगे तो उसका अर्थ व्यंग, उसका व्यंग अर्थ प्राप्त नहीं होगा हमें। आ रहा कुछ समझ में? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर हम ये वृषभानुजा की जगह ये वृषभ या फिर वृषभानुजा की जगह यदि हम क्या लिख देते? गाय लिख देते हैं। वृषभानुजा भी हम किसको कहते हैं? गाय को ही कहते हैं। तो क्या हम इसके स्थान पर अगर गाय लिख देते तो ये सही होता? नहीं, फिर इसका सही अर्थ नहीं निकलता। इसलिए जो शब्द है वही शब्द हमको लिखना पड़ता है, तब जाकर उसका व्यंग अर्थ निकलता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? शाब्दी व्यंजना कहते हैं। आ रहा समझ में? ऐसे ही हलधर के वीर, तो हलधर कहा जाता है भगवान बलराम को, तो हलधर का पर्यायवाची तो बैल भी होता है, हलधर का पर्यायवाची तो किसान भी होता है, क्योंकि बैल भी अपने सिर पर हल को धारण करता है और किसान भी अपने कंधे पर हल को धारण करके खेतों में जाता था। हालांकि अब तो हल नहीं दिखते अपने को खेतों में, ठीक है, लेकिन पुराने समय में हल हुआ करते थे। तो किसान अपने कंधे पर हल को रख कर जाता है, इसलिए उसको हलधर भी कहते हैं। बैल अपने गर्दन पर हल को धारण करता है, इसलिए इसको बैल को भी हलधर कहते थे। लेकिन क्या इस हलधर की जगह, इस भगवान बलराम की जगह अगर हम पर्यायवाची शब्द बैल को अगर लिख देते तो क्या इसका व्यंग अर्थ हमें प्राप्त होता? नहीं होता। आ रहा समझ में? इसलिए इसमें कौन सी शक्ति होगी? तो इसलिए यहाँ पर ये शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है मेरा इस शब्द शक्ति में, इस शाब्दी व्यंजना में, कि जब हम शब्द के आधार पर व्यंग अर्थ की प्राप्ति करते हैं तो उसे हम शाब्दी व्यंजना कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का पहला प्रकार समाप्त हुआ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा उदाहरण आपको दिया जाएगा और आपको उसमें ध्यान रखना है कि क्या ऐसा कोई शब्द है जिसके दो अर्थ निकल सकते हैं या भिन्न अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये शाब्दी व्यंजना होती है। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार होता है आर्थी व्यंजना। दूसरा प्रकार होता है आर्थी व्यंजना। अब आर्थी व्यंजना किसे कहते हैं? तो आर्थी व्यंजना का सीधा सा मतलब होता है कि जब अर्थ के कारण, जब हमें शब्द के अर्थ के कारण व्यंग अर्थ की प्राप्ति होती है तो वहाँ ये आर्थी व्यंजना होती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसको कैसे आप याद रखेंगे?
तो हमें व्यंग अर्थ की प्राप्ति, हमें व्यंग अर्थ की प्राप्ति, व्यंग अर्थ की प्राप्ति शब्द के अर्थ द्वारा होती है, शब्द के अर्थ द्वारा होती है, तो वहाँ पर ये आर्थी व्यंजना होती है। ये बिल्कुल सरल शब्दों में आपको ध्यान रखना होगा। तो व्यंग अर्थ की जब प्राप्ति हमें किसके कारण हो, शब्द के अर्थ के कारण, ध्यान रखना, व्यंग अर्थ की प्राप्ति जब हमें शब्द के अर्थ के द्वारा होती है तो उससे हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ होता है आर्थी व्यंजना का। अब एक मैं आपको यहाँ पर इसका उदाहरण देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए किसका उदाहरण आता है। उदाहरण है कि नाक कान बिनु भगिनी निहारी। उदाहरण है इसका, देखिए कि नाक कान बिनु, नाक कान बिनु भगिनी निहारी, भगिनी निहारी और समा कीन तुम धर्म विचारी, समा कीन तुम धर्म विचारी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नाक कान बिनु भगनी निहारी और समा कीनी तुम धर्म विचारी। ये कब की बात है? तो ये जब अंगद गए थे, कहाँ पर? लंका में। तो जब लंका में, रावण के लंका में, रावण के दरबार में जब अंगद उपस्थित हुए, ठीक है, तो जब अंगद वहाँ पर थे तो उस समय इसकी बहन, रावण की बहन, तो रावण की बहन का नाम था शूर्पणखा। तो शूर्पणखा की नाक और किसने काट दी थी? तो शूर्पणखा की नाक काट दी लक्ष्मण जी ने। ठीक है, और जब लक्ष्मण जी ने नाक काटी शूर्पणखा की, तो ये जाकर दरबार में कहती है रावण से कि भैया देखो मेरी नाक काट दी है। तो उसी समय फिर अंगद ने कहा कि नाक कान बिनु भगिनी निहारी और समा कीनी तुम धर्म विचारी। मतलब आपकी जो बहन है वो बिना नाक कान के अच्छी लगती है। आ रहा समझ में? ये ऊपर वाली पंक्ति है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ऊपर जो चौपाई, इसका मतलब हो रहा है कि बिना नाक और कान की भगिनी मतलब आपकी बहन, निहारी मतलब अच्छी लगती है। अब यहाँ पर व्यंग तो कर रहे हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर कौन व्यंग कर रहा है? अंगद। तो अंगद यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया तुम, रावण से कह रहे हैं कि तुम्हारी जो बहन है वो बिना नाक कान की अच्छी लगती है, और समा कीनी तुम धर्म विचारी, और तुम्हारे या तुमने धर्म विचार करके क्षमा भी कर दिया। ये कैसे संभव है? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पर शब्दों का क्या अलग अलग अर्थ हम निकाल रहे हैं क्या? नहीं। शाब्दी व्यंजना में क्या हुआ था? तो शाब्दी व्यंजना में हमने शब्दों के अलग अलग अर्थ निकाले थे। अब यहाँ पर शब्दों का हम अलग अलग अर्थ नहीं निकाल रहे हैं। आ रहा समझ में? तो हम यहाँ पर शब्दों का अर्थ अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जिसका अलग अलग अर्थ निकले। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सीधे शब्द के अर्थ के आधार पर हम व्यंग अर्थ की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है? तो यहाँ पर है आर्थी व्यंजना। तो हम यहाँ पर सीधे शब्दों का अर्थ निकाल कर व्यंग अर्थ की प्राप्ति कर रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है? तो यहाँ पर ये होती है आर्थी व्यंजना। और शाब्दी व्यंजना में क्या हुआ था? तो वहाँ पर शब्द के कारण, आ रहा समझ में? तो वहाँ पर हम शब्द के कारण अर्थ, जो व्यंग अर्थ होता है उसकी प्राप्ति करते हैं, तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। उसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये इनमें दोनों में अंतर होता है, आर्थी व्यंजना में और शाब्दी व्यंजना में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रेंड यहाँ पर ये आर्थी व्यंजना समाप्त हो जाती है, और आर्थी व्यंजना के साथ ही हमारा यह शब्द शक्ति का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन ये तीनों से पूछा जाता है, तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। जल्दी ही अगला वीडियो लेकर हम प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।